हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ-IAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। जैसा कि आप जानते हैं, हमने 4 ऑप्शनल्स शुरू किए हैं और आज जिस ऑप्शनल की बातचीत करने जा रहे हैं हम, उस ऑप्शनल का नाम है PSIR। PSIR पर बातचीत करने के लिए उन्हीं अध्यापक से बातचीत करेंगे जो इस विषय को स्टडी IQ-IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म से पढ़ा रहे हैं। तो आइए, बहुत बहुत स्वागत है अमृत सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। PSIR से अगर तैयारी करनी हो किसी को, 300 प्लस मार्क्स का सपना देख सकते हैं आराम से सर। कैसे? क्योंकि आप जो जीएस में पढ़ रहे हैं उसका लगभग जो जीएस का सिलेबस है वो 70% PSIR के साथ है। तो अगर आप एक तैयारी कर रहे हैं तो दूसरा तैयार हो रहा है, तो मल्टीपल रिवीजन अगर लगता है कहीं संभव है और रिवीजन से, प्रैक्टिस से ही नंबर अच्छे आते हैं, तो इसलिए 300 प्लस आसानी से सोच सकते हैं PSIR में। ठीक है, PSIR के बारे में थोड़ी बेसिक चीजें आप बता दीजिए, क्योंकि हमने तो शुरुआती, खैर जी, आजकल वो नंबर्स का माहौल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। 400 पार, 300 पार, तो मैंने सोचा इसे शुरू कर लेते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन हाँ, जो लोग बिल्कुल नए हैं वैकल्पिक विषय के बारे में, उन्होंने अभी बहुत अच्छी, उनके पास जानकारी नहीं है, थोड़ा बहुत सुन रखा है। बिल्कुल। PSIR के बारे में कुछ बेसिक बातें इस ऑप्शनल के बारे में बता दीजिए। PSIR के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 2 तरीके की चीज़ें हैं PSIR के बारे में। बच्चों के पास या तो सूचना है तो नकारात्मक, या फिर नहीं है। और दोनों ही चीज़ों के में छात्र जो है वो इस विषय से दूरी बना लेता है। या तो नहीं समझ पाता है तो उसको लगता है कि PSIR, एक तो अपने आप में ये नाम ही अभी बहुत नया है। जैसे हम लोग जब तैयारी करते थे तो इसका नाम पॉलिटिकल साइंस होता था, फिर धीरे धीरे ये पोल साइंस हो गया, अब धीरे धीरे ये पूरा PSIR हो गया। तो कई बार तो यूट्यूब पे हम पढ़ा रहे होते हैं, छात्र नीचे लिख रहा होता है सर कौन सा विषय है, तो उसको बताओ PSIR है, तो वो कहता है ये कौन सा विषय होता है। तो ये बता दूं कि ये राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नाम से ये जाना जाता है। अंग्रेजी में ये पूरे का शॉर्ट फॉर्म जो है वो है PSIR, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के नाम पे। तो जब इसको ऐसे बच्चा देखता है, विद्यार्थी देखता है, तो उसे समझ में आता है कि इसमें क्या है। लेकिन जब वो PSIR सुनता है तो उसको समझ में नहीं आता, उसको लगता है कोई नया, कोई अलग सब्जेक्ट होगा और पता नहीं उसको किस स्ट्रीम से जुड़ेगा, ये भी नहीं पता होता। तो सबसे पहले तो PSIR का फुल फॉर्म ही मैं बता दूं कि ये राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नाम से जाना जाता है। और इसकी बेसिक चीज़ ये है कि जो GS में हम पढ़ते हैं, जैसे मेंस का 2nd पेपर है जिसमें हम पॉलिटी पढ़ते हैं, गवर्नेंस पढ़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ते हैं, तो वो पूरा PSIR के सिलेबस का हिस्सा है। और इसके अलावा कुछ थिंकर्स पढ़ने होते हैं, और थिंकर्स को लेके भी छात्रों को ऐसा भ्रम में डाल दिया जाता है कि थिंकर्स समझ में नहीं आते, ये अपने आप में बहुत टेढ़ी खीर है। फिर कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये तो अगर पढ़ना है तो फिलॉसफी पढ़नी पड़ेगी। तो बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया है। तो बच्चा इसको समझने से ज़्यादा अच्छा समझता है कि विषय ही छोड़ देते हैं, कोई ऐसा सामान्य विषय लेते हैं जिसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब वो कहता है समाजशास्त्र, समाज वाली बात होगी और समाज में तो हम रहते हैं, तो बड़ा सरल है। एक बार सिलेबस उठा के देखेंगे तो आइडिया लगेगा कि हर विषय के साथ सेम चीज़ें हैं। हर विषय में कुछ थिंकर्स होंगे, हर विषय की अपनी कुछ थ्योरी होगी, हर विषय की अपनी कुछ शब्दावलियाँ होंगी जो अलग से उस विषय में ही यूज होती हैं। और हर विषय का 20% ऐसा होगा जो आपको कहीं ना कहीं याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। तो कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें कुछ चीज़ें रटनी ना हो, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें 80% चीज़ें समझनी ना हो। तो सबके साथ एक ही जैसा है। अब PSIR फिर क्यों PSIR के साथ जाएं, ये एक बड़ा सवाल बनता है। तो मैं 2-3 चीज़ें छात्रों को बताता हूँ कि अगर आपका बहुत इंटरेस्ट है किसी विषय में, तो फिर आप ऑप्शनल के चुनाव में बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जिसमें इंटरेस्ट है आप चले जाइए, है ना। और वो इंटरेस्ट इसमें भी हो सकता है, PSIR में भी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको 2-3 चीज़ों पे ध्यान देना है। सबसे पहला ये है कि हमारा जो विषय हम चुनाव करने जा रहे हैं उसका GS के साथ ओवरलैपिंग कितनी है, वो GS के साथ कितना जुड़ता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका विषय अगर किन्हीं कारणों से 100% नहीं भी तैयार है, फिर भी जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपका पेन नहीं रुकता। तो पेन न रुकने से एक जो एवरेज मार्किंग है वो अच्छी हो जाती है। कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, उसमें अगर आपको चीज़ें आती हैं तो आप लिख पाएंगे, नहीं आती है तो बिल्कुल भी नहीं लिख पाएंगे। इस विषय के साथ ऐसा है कि अगर आपने इसको पढ़ा भी ना हो और केवल GS आपने पढ़ा हो, तब पर भी कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसपे आपका पेन न चले। लिख पाएंगे आप, लिख पाएंगे, कुछ ना कुछ तो आप उस पर लिख पाएंगे और कुछ गलत नहीं लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि एवरेज मार्किंग
में ये हमेशा आपके साथ खड़ा है। एक्सलेट मार्किंग के लिए आपको 1-2 बार रिवीजन करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एवरेज मार्किंग भी, और वो बड़ा जरूरी है एवरेज मार्किंग, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनका सर ऑप्शनल के कारण ही उनका सिलेक्शन रुक जाता है क्योंकि बहुत खराब नंबर आते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आप जीएस अच्छा करते हैं, ऑप्शनल एवरेज भी है, तब पर भी आपका सिलेक्शन होगा, रैंक की बात नहीं करते हैं। लेकिन अगर ऑप्शनल ने भी अच्छा कर दिया, जीएस अच्छा है, तो रैंक लगेगी। और पीएसआईआर से तो हर साल रैंक जो है वो इवन फर्स्ट रैंक तक आती है। तो एक बात तो तय है कि नंबर अच्छे आ सकते हैं इसमें। तो एक तो नंबर का खेल है। दूसरा इसमें क्या है कि जब आप इसको तैयार कर रहे होते हैं तो उस दौरान बहुत सारी चीज़ें जीएस में करंट अफेयर्स की होती, उसको जब आप पीएसआईआर लिख रहे होते हैं यहाँ उपयोग कर सकते हैं। और जब आप जीएस लिख रहे होते हैं तो उसकी जो भूमिका होती है वो अक्सर लोग औपचारिकता के नाम पे भूमिका लिखते हैं, और इसलिए लिखते हैं क्योंकि उनके पास कुछ अलग नहीं है जो आकर्षित कर सके। और भूमिका का बड़ा मतलब होता है, वो 3 लाइन पढ़ के ही एग्जामिनर समझ जाता है कि आपकी उस टॉपिक के प्रति समझ क्या है। तो आप जब भी जीएस का भूमिका लिखते हैं तो आप ऑप्शनल का कोई भी एक अच्छा कोट, एक अच्छी चीज़ उठा के वहाँ डाल सकते हैं। तो ये बड़ा एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला है। और जब आप ऑप्शनल पढ़ लेते हैं तो आपको वाकई में जीएस छोटा लगने लगता है। अभी जीएस का डर है, ऑप्शनल पढ़ लीजिए, जीएस का डर खत्म हो जाएगा। तो इस लिहाज से पीएसआईआर ऑप्शनल आपके अंदर जीएस के प्रति, या हम कह सकते हैं पूरी परीक्षा के प्रति, एक आत्मविश्वास भरता है। इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ पीएसआईआर से व्यक्तित्व निर्माण होता है। पीएसआईआर में 2 सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली, पॉलिटिकल साइंस और आईआर। हाँ बिल्कुल। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा दायरा नहीं है? हाँ, मतलब कह जैसे सकते आप हैं, कई बार कहते हैं ना कि विषय छोटा होना चाहिए। हाँ ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये भ्रम है कि विषय छोटा बड़ा होता है। छोटा बड़ा होता तो नंबर भी छोटे बड़े होते। 600 नंबर के सारे विषय हैं, कोई भी विषय ऐसा मुझे नहीं मिला जो 800 नंबर का हो। तो विषय तो सब बराबर हैं, बस अंतर ये है कि जो पीएसआईआर है इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक अलग विषय के रूप में पढ़ा जाता है। जेएनयू में इसके लिए अलग से एमए होता है, पीजी होता है। लेकिन अगर हम पूरा सिलेबस देखें तो इस सिलेबस में क्या है कि सर लंबाई चौड़ाई इसकी बड़ी है लेकिन गहराई कम है। अब जैसे पीएसआईआर का आईआर जो कि पूरा सेकंड पेपर है, अगर उसको तैयार करना हो तो हमें लगता है कि केवल 30% छात्र को अलग से तैयार करना होगा आईआर, बाकी जो जीएस का आईआर आप पढ़ रहे हैं वो उसके साथ हो गया। तो आप देखिए कि अलग विषय में आपको 50% सेकंड पेपर में पूरा तैयार करना है, और यहाँ पे आप उसका केवल 20% तैयार करके एक पेपर तैयार कर सकते हैं। ऐसे फर्स्ट पेपर में आइए, हर किसी को पता है कि पॉलिटी जो है वो प्रीलिम्स में भी आती है, पॉलिटी आपका मेंस में भी आती है, और वही पॉलिटी पीएसआईआर के फर्स्ट पेपर का पूरा 50% है। तो आप न पढ़िए पॉलिटी, नेशनल मूवमेंट मत पढ़िए, तब पर भी आपका फर्स्ट पेपर तो कम्प्लीटली तैयार है। और फर्स्ट पेपर में थिंकर्स और थ्योरी आती है। थ्योरी में जितने टॉपिक हैं वो क्लास 11 और 12 की एनसीईआरटी जो भी छात्र पढ़ते हैं वो पूरा पीएसआईआर का सिद्धांत पढ़ रहे होते हैं। अब सब लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। अब अगर पॉलिटी का आपने 11-12 का एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ लिया तो आपने तो थ्योरी पढ़ ही ली। थिंकर्स के साथ अगर आपने एथिक्स पढ़ा, एथिक्स का जो पहला यूनिट है उसमें भारतीय जो नेता हैं, भारतीय जो प्रशासक रहे हैं और जो समाज सुधारक रहे हैं उनका मूल्यों के संबंध में क्या योगदान है, तो उसमें जितने भी भारतीय थिंकर्स हैं उनको पढ़ना होता है। फिर जब 5वें यूनिट में जाते हैं वहाँ पर दार्शनिक पढ़ने होते हैं, दार्शनिकों का नैतिकता में योगदान। अब वहाँ जितने वेस्टर्न थिंकर्स हैं, सुकरात हो, प्लेटो हो, अरस्तू हो, या फिर ग्रीन हो, मार्क्स हो, मिल हो, हॉब्स हो, लॉक हो, रूस, जितने भी हैं ये सब वहाँ पढ़ने। और यही आपका जीएस ऑप्शनल के फर्स्ट पेपर के थिंकर्स हैं। तो आप इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिल्कुल डिफरेंट हो, अलग हो, जिससे आपकी जान पहचान ना हो। तो जब जीएस के साथ जान पहचान है तो उसे बस केवल ऑप्शनल का पुट देना है। जहाँ पर हम जीएस में सामान्यीकरण चीज़ों को कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ा स्पेशलाइजेशन हो जाए, और वो स्पेशलाइजेशन आपके जीएस को जीएस और ऑप्शनल की तैयारी में अगर कुछ फर्क समझे हैं जी, तो कौन कौन से ऐसी बातें हैं जो फर्क स्पष्ट दिखता है कि बिल्कुल बिल्कुल जीएस की तैयारी कर रहे हैं, सेम चीज पढ़ रहे हैं, हाँ, लेकिन इसके पढ़ने का अप्रोच अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। और वही चीज जब हम ऑप्शनल में पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ने का अप्रोच अलग है। हाँ बिल्कुल। अब पहले तो ये स्पष्टता बहुत ज़्यादा थी। पहले क्या होता था कि आप बस पेपर देख लीजिए जीएस का और ऑप्शनल का, तो आपको आइडिया लग जाता था कि जीएस में जहाँ हमसे इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है वहीं ऑप्शनल में वो पूरा का पूरा उसकी अवधारणा हमसे समझना चाहते हैं। तो जहाँ जीएस हम लिखते हैं
तो जीएस लिखने में क्या होता है, जैसे प्रस्तावना के ही संबंध में अगर हम बात कर लें, तो जब यूपीएससी प्रस्तावना के संबंध में चीजें पूछता है तो वो प्रस्तावना में जो बातें लिखी गई हैं उसको पूछता है कि प्रस्तावना में लिखी गई जो बातें उनको समझाइए। और जब वही ऑप्शनल में आता है तो वो प्रस्तावना की अवधारणा पूछता है कि प्रस्तावना है इसका क्या महत्व है। तो जीएस और ऑप्शनल सब्जेक्ट में स्पष्ट रूप से हम देखें तो जब हम जीएस पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा सामान्यीकरण की जरूरत होती है, थोड़ी सूचनाएं चाहिए और थोड़ा सा करंट अफेयर्स से जोड़ के उसमें हमें लिखना होता है। लेकिन जब हम ऑप्शनल में जाते हैं तो वहाँ पे हमारे लिए करंट अफेयर्स मायने नहीं रखता, बल्कि करंट अफेयर्स में वो कौन सी ऐसी कोई घटना, कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम उसके साथ बस सपोर्टिव डाल सकते हैं। लेकिन लिखावट हमारी पूरी तरीके से विषयगत होनी चाहिए, अवधारणात्मक होनी चाहिए, सूचनात्मक नहीं होनी चाहिए। जबकि जीएस में सूचनात्मक ज़्यादा है, अवधारणात्मक कम है। और लिखने का महत्व, लिखने का महत्व तो ओवरऑल यूपीएससी की परीक्षा में बहुत है, लेकिन बिल्कुल, मैं बिल्कुल। जीएस के लेवल पर और ऑप्शनल के लेवल पर जी एक दो जो बारीक चीजें हैं जी, अंतर जी, में जी उस पर जाना चाहता हाँ, हूँ बिल्कुल। कि ऑप्शनल में क्या ज्यादा लिखना पड़ता है? नहीं सर, ऑप्शनल में ज़्यादा नहीं लिखना है। अब तो फॉर्मेट वही है, तो जीएस का फॉर्मेट है थोड़ा सा अलग है। आपके पास यहाँ पर 250 के, मतलब मैक्स 250 के ही हैं। जीएस में भी मिल जाते हैं हमारे पास 150 के हैं, तो 150 और 250 का फॉर्मेट है, तो ज़्यादा लिखने जैसा तो कुछ है नहीं। प्रैक्टिस के लेवल पर, प्रैक्टिस के लेवल पे तो भाई लिखना हम है। कहते हैं पीटी में अगर कोई 5000 क्वेश्चन करके जाता जी, है जी, तो अलग जी, लेवल के कॉन्फिडेंस के साथ जाता बिल्कुल है। सर, बिल्कुल। तो यहाँ पर भी लिखने का तो है भाई, ऑप्शनल एक बार समझने का है, बाकी प्रैक्टिस का है। इवन ऑप्शनल नहीं, कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा का जो प्रदर्शन है वो प्रैक्टिस पे है। आप एक बार में उस विषय के चीजों को समझते हैं, जानते हैं, लेकिन वो एक बार से आप उसको प्रदर्शित नहीं कर सकते, उसको व्यवहार में नहीं उतार सकते, अभिव्यक्ति में नहीं ला सकते। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। वो तो चाहे जीएस का हो या ऑप्शनल का हो, प्रैक्टिस हर जगह बराबर ही चाहिए। तो हम लोग भी जब क्लास कराते हैं तो एक तो हर क्लास के लास्ट में आंसर राइटिंग कराते हैं। इसके अलावा एक सेट अलग से जो स्टैटिक्स पीएसआईआर के सिलेबस है उनसे एक अलग से सवालों का पूरा सेट है जो आपको सिलेबस के साथ कंटिन्यू लिखना है। इसके अलावा एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज होती है जिसमें आपको लिखना है। तो ऑप्शनल तो पूरा लिखने पे ही है, क्योंकि समझना एक बार है लेकिन उसको लिखना बार बार है। और जब आप प्रैक्टिस बार बार करते हैं तो आपकी अभिव्यक्ति, आपका प्रदर्शन उस नियत समय में बहुत अच्छा हो जाता है। तो वो दोनों ही जगह काम आता है। अगर आप जीएस लिखते हैं तो ऑप्शनल में काम आता है, ऑप्शनल लिखते हैं तो जीएस में काम आता है। लिखना तो बहुत है सर। और एक अगर पूरे टाइम फ्रेम को देखें, कितना समय इसमें देना है, कितने समय का निवेश है? अब सर दो तरीके की चीज़ें हैं। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समय रहते ऑप्शनल शुरू कर लेते हैं, जैसे 2025 के छात्र हैं। लेकिन ये पता नहीं होता है ना कि समय रहते कब समय था, कब निकल गया। हाँ, अब जब इसकी जानकारी ही नहीं है तो फिर समय रहते कब बिल्कुल ठीक निकल बात है। लेकिन अब क्या है कि कोई भी ऐसा मुझे नहीं लगता विद्यार्थी है जिसके पास आज एंड्रॉयड नहीं है, और अगर वो तैयारी का सोच रहा है तो वो यूट्यूब पे वीडियो नहीं देख रहा है। और अब तो मुझे लगता है ऐसे भी छात्र कम है जो स्टडी आईक्यू नहीं देख रहे हैं। तो अगर आप स्टडी आईक्यू देख रहे हैं तो यहाँ पर तो पूरा का पूरा एक सेशन ही ऐसा हमारे पास स्पेशल है जो एक निश्चित टाइम पे आता है, और उसमें हम लोग स्ट्रेटजी बता रहे होते हैं कि कब आपको कर लेना है, कब नहीं कर लेना है। तो ऐसी दशा में अगर हम लोग देखें तो जो लोग 2 साल पहले से तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए ऑप्शनल इस तरीके से तैयार करना चाहिए कि जब भी वो अपना जीएस शुरू करें, जीएस के 1-1.5 महीने बाद वो अपना ऑप्शनल डिसाइड करें और उसके साथ पहले शुरू कर दें। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये जानते हुए भी कि ऑप्शनल बहुत ज़रूरी है लेकिन वो टालते रहते हैं। उनको लगता है कि पहले पीटी तो हो जाए, वो पीटी से परेशान है कि प्रीलिम्स होगा नहीं होगा, फिर उनको लगता है कहीं ऑप्शनल हमारा वेस्ट ना हो जाए। तो पहली बात कि जो यूपीएससी का तरीका है उस तरीके में यूपीएससी कहता है जब आप पूरी तरीके से तैयार हों तब आएँ, न कि आप आधा अधूरा करके आएँ। क्योंकि यूपीएससी अपने जो 1 साल के में जो वो 3 स्तर पे एग्जाम कराता है उसमें उसने उतना टाइम दे रखा है बीच में जितने में आप केवल प्रैक्टिस कर पाएँ, जितने में आप पढ़ नहीं पाएँ प्रैक्टिस कर पाएँ। तो इसलिए क्या है कि आप जब जीएस की तैयारी शुरू करें ऑप्शनल की तैयारी शुरू कर दें और ऑप्शनल ख़त्म कर लें। फिर जब प्रीलिम्स नज़दीक हो तो 3-4 महीना प्रैक्टिस प्रीलिम्स में करें तो प्रीलिम्स होगा। फिर बीच में मेंस है तो 2.5-3 महीना मेंस के केवल आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस करें तो मेंस होगा। फिर साक्षात्कार का मॉक करें तो साक्षात्कार होगा। तो कम्प्लीटली पहले तैयार हो जाना है। और अगर पहले नहीं तैयार हैं तो ऐसे लोग क्या करें, अब उन्होंने तो कही दिया कि हम करेंगे ही नहीं जब तक पीटी नहीं समझ में आएगा, तो फिर वो कौन सा विषय ले वो उनके बाद समस्या होगी। तो फिर उनके पास एक ही ऑप्शन बचेगा पीएसआईआर।
क्योंकि यही 80% तैयार है उनका। बिना ऑप्शनल की तैयारी करे, हाँ, बिना ऑप्शनल की तैयारी करे जीएस के बेस पे अगर कोई ऑप्शनल 80% तैयार है तो पीएसआईआर है। तो फिर तो मजबूरी है उनकी कि आंख बंद करके पीएसआईआर लें और उसी से मेंस लिखें, थिंकर्स पढ़ के। बस ये हो सकता है पीएसआईआर के साथ, और ये फ़ायदा है। और मैंने कई सारे इंटरव्यू देखे हैं पीएसआईआर के छात्रों के, जिनका यही था, उनकी कंडीशन ये थी कि प्रीलिम्स हो गया और मेन सब देना है और ऑप्शनल नहीं डिसाइड है। तो उन्होंने कहा कि हमने बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मंगाए, सोशियोलॉजी के मंगा लिए, पीएसआईआर के मंगा लिए, ज्योग्राफी के मंगा लिए, बाकी फिर हमने यही देखा कि बिना पढ़े क्या लिखा जा सकता है। फिर पता लगा बिना पढ़े अगर कोई पेपर लिखा जा पा रहा है तो वो है पीएसआईआर, तो पीएसआईआर ले लिया। अब संयोग अच्छा था, सिलेक्शन भी हो गया। अच्छा, जब तैयारी शुरू करते हैं तो हम ऑप्शनल के महत्व को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक नहीं होते, उस समय पता नहीं होता कि ऑप्शनल का क्या महत्व है। शुरू में तो सिर्फ यही सुनते हैं कि जीएस में इतना, हाँ, इतने मार्क्स का जीएस है, प्रीलिम्स में ये 2 पेपर होता है, एक क्वालिफाइंग है, एक में मार्क्स ले आना है। ये सब सुनी हुई बातों के बाद भी हमें ये नहीं पता होता कि वैकल्पिक विषय का महत्व कितना ज्यादा है। बिल्कुल, ठीक है। तो एक जनरल ट्रेंड आप देखेंगे कि कुछ विषय तो बच्चे खूब मन लगा के पढ़ते हैं जी, और कुछ विषय, जिसमें से एक निबंध पेपर भी है जी, वो थोड़ा इग्नोरेंस का शिकार हो जाता है। निबंध भी इग्नोरेंस का शिकार हो जाता है। जीएस में जो 4 पेपर, उसमें से 4th पेपर है, 4th पेपर, हाँ, उस पर भी लोग बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। उनको लगता है कि ये मतलब अलग से रॉकेट साइंस है और इसको बाद में निपटा देंगे ऐसे ही, हाँ, है ना। तो इसलिए वो उसकी तैयारी नहीं कर, बराबर है, बराबर मार्क्स। तो आपने अभी कहा ना कि मैंने तो ऐसा कोई पेपर देखा नहीं जो 800 मार्क्स का हो, तो इस लॉजिक से अगर बात करें बराबर है। तो वैकल्पिक विषय के महत्व को लेकर चूक होती है, कहाँ चूक होती है? बिल्कुल होती है सर। और एक तो और भी चीज़ है कि वैकल्पिक विषय के महत्व को लेकर जब भी बात होती है तो अक्सर लोग केवल इसके नंबर्स पे बात कर लेते हैं कि 1000 नंबर का जीएस है और ये 500 नंबर का है, तो पहले 1000 पे फोकस करना चाहिए, 500 में नहीं। लेकिन एवरेज जो मार्किंग है 300, 500 में 300 नंबर आते हैं एवरेज, और 1000 में एवरेज 350 नंबर आते हैं। तो अगर इसमें थोड़ा और मेहनत कर लिया जाए तो हमें लगता है कि 350 प्लस यहाँ से हो जाएंगे, और आप उधर जीएस में एवरेज भी कर रहे हो, तब पर भी आपको इंटरव्यू कॉल हो रही। लेकिन केवल नंबर्स समझाने के कारण ये कहीं ना कहीं नज़रअंदाज हो जाता है, और इसको मेरे हिसाब से केवल नंबर से नहीं देखना है। नंबर्स की भी अगर महत्ता बताई जाए तब पर भी लोगों को, आजकल क्या है सर, हम लोग लोकतंत्र में जी रहे हैं। लोकतंत्र का एक ही मामला है, मात्रात्मक, है ना। यहाँ सिर गिने जाते हैं, इसलिए जीएस मिल कहता है कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। सीधे ही कहता है कि 49 विद्वान एक तरफ कर दीजिए, 51 मूर्ख एक तरफ कर दीजिए, सरकार मूर्खों की बनेगी, जबकि एक विद्वान वो 51 पे भारी है। तो ये पैटर्न ही चल गया। अब धीरे धीरे हम सब कुछ उसी मात्रात्मक रूप में देखते हैं। ऑप्शनल को भी हम मात्रा के रूप में देख रहे हैं, जीएस और ऑप्शनल, तो हमें आधा समझ में आ रहा है। लेकिन शुरुआती दौर में जब पेपर आपका बदला नहीं था और 4 पेपर नहीं हुए थे जीएस के, 2 ऑप्शनल होते थे, तो उस समय जीएस की कोचिंग लोग नहीं करते थे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज जितने लोग जीएस पढ़ा रहे हैं उनमें से किसी ने कभी जीएस की कोचिंग करी नहीं होगी। सबने ऑप्शनल की कोचिंग करी, कोचिंगें नहीं हुआ करती थी, ऑप्शनल की कोचिंग हुआ करती थी। आप यूपीएससी रिजल्ट भी ऑप्शनल पर ही आता, ऑप्शनल पे ही आता था। तो अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आप जो आपका ऑप्शनल है आप उसी की कोचिंग करते थे, जीएस तो ऐसे ही हो जाता था। तो उसी तरीके से आपको ये समझना चाहिए कि जब आप अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, पहले दिन से आप जितना जीएस को महत्व दे रहे हैं उतना ही महत्व आपको ऑप्शनल को देना चाहिए। इवन कोचिंग ही शुरू करिए तो मेरा ख्याल है ऑप्शनल से कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। तो अभी बहुत सारे ऐसे भी छात्र होंगे जो अभी तैयारी शुरू करना सोच रहे होंगे, तो मैं तो उनको कहता हूं कि आप जीएस बाद में पढ़ना, पहले ऑप्शनल पढ़ लो। और ऑप्शनल पढ़ने से क्या होता है कि आपकी अपनी एक समझ हर एक टॉपिक पे आ जाती है। हाँ, और यूपीएससी भी यही चाहता है कि आपका खुद का ओन विजन हर एक चीज़ पे होनी चाहिए, अपनी खुद की एक दृष्टिकोण होना चाहिए। और जीएस सामान्यीकरण सिखाता है, वहाँ से आपका अपना विजन नहीं आता, वहाँ से आपका एक सामान्य विजन आता है। लेकिन जब आप ऑप्शनल पढ़ते हैं तो यहाँ पे हर चीज़ आपके एक नज़रिए से देखी जाती है। और यूपीएससी का सारा सवाल, जितने सवाल पूछता है वो यही पूछता है कि इस पे अपने विचार दीजिए, अपने विचार दीजिए। यहाँ है ही नहीं अपना विचार, है ही नहीं है। तो लक्ष्मीकांत का विचार दे रहे हैं, वो महेश कुमार बड़वाल का विचार दे रहे हैं, या किसी प्रकाशन का विचार दे रहे हैं, अपने विचार है ही नहीं ऑप्शनल के। और दूसरी चीज़, हमारा जो दिमाग है ये इतना ज़्यादा बड़ा है
कहने को बुद्धि छोटी है, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा जगह है और ये इतना स्मार्ट है कि इसको पहले दिन से जो काम देंगे ये वो काम करने लगेगा। और पहले हमने क्या किया, इसको सामान्यीकरण सिखाया, छोटी चीज़ें सिखानी शुरू करी। तो फिर जब ऑप्शनल पर शिफ्ट होते हैं तो ऑलरेडी बच्चों में डर है कि ऑप्शनल बहुत कठिन है, और मान लीजिए ऑप्शनल से शुरू कर लो और ऑप्शनल समझ में आ जाए, फिर कभी कहेंगे कि जीएस बहुत कठिन है, फिर तो जीएस अपने आप छोटा हो गया। तो अक्सर मैं तो यही कहूँगा कि ऑप्शनल से शुरू करें और फिर जीएस से शिफ्ट हो जाएं। आपके लिए तैयारी ही आसान हो जाएगी, तैयारी छोटी हो जाएगी, आपके पकड़ में हो जाएगी, और जीएस लिखना बड़ा आसान हो जाएगा। बहुत विशेष तरीके से जीएस लिखना आप शुरू कर लेंगे। चलिए, मान लीजिए किसी को ऑप्शनल में अगर आपके साथ तैयारी करनी है तो थोड़ा बैच वगैरह के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि 6 मई से आपका बैच शुरू हुआ है। और दूसरा ये भी कि बैच में आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। देखिए, अभी तक मैंने देखा कि जीएस पढ़ने का ढंग अलग है, और जीएस पढ़ने में अक्सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होता है कि हम लोग पीपीटी का यूज करते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, और लिखाना पढ़ाना नहीं हो पाता है। और अगर हम 18 से 22 महीने का कोर्स दें तो आप खरीदोगे नहीं, इसलिए मजबूरी में हम लोगों को 14 महीने 15 महीने तक चीज़ों को पूरा करना होता है। इसलिए 2 तरीका अपनाया जाता है कि आपको लिखाया कम जाता है, समझाया जाता है, लेक्चर्स दिए जाते हैं, पीपीटी जो बोर्ड यूज होता है वो शेयर किया जाता है, और साथ ही साथ आपको एक कंप्लीट नोट्स दिया जाता है। और आजकल हम लोगों को P2I बैच में किताबें भी हैं, 18 सेट की किताबें हैं जो आप तक जाती हैं। लेकिन ऑप्शनल में थोड़ा अलग है। ऑप्शनल में पीपीटी का उपयोग जो है वो कम है, और ऑप्शनल में प्रयास रहता है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया जाए। जो बोर्ड वर्क है उसमें आपको डायग्राम के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से कॉन्सेप्ट समझाया जाए, और आपको अपना नोट्स बनाने के लिए प्रेरित किया जाए और वो लिखाया भी जाए। तो ऑप्शनल का जो पढ़ने का ढंग है वो जीएस के से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आप जब तक अपना नोट्स नहीं बनाते हैं तब तक आप चीज़ों को इमेजिन नहीं कर पाते। लिखते टाइम क्या होता है, जैसे हम लोग देखें कि कैमरा है, अब कैमरे में अगर हम रिकॉर्डिंग ऑन न करें तो हम लोग जो बोल रहे हैं सब स्क्रीन पे दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद क्या होगा कि हमारी बात खत्म, वहाँ स्क्रीन में कुछ है नहीं, कुछ स्टोर नहीं है। ठीक यही हाल होता है कि जब हम केवल चीज़ों को सुनते हैं तो सुनने के दौरान क्या है कि हमारे आंखों का कैमरा तो ऑन है, तो सारी चीज़ें हमारे नज़र के सामने से तो जा रही, लेकिन कुछ भी स्टोर नहीं हो रहा है, क्योंकि वो क्लिकिंग नहीं हो रही है। तो इसी तरीके से जब हम पढ़ते हैं, पढ़ने के दौरान जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं, तो लिखने के टाइम पे क्या होता है कि वो चीज़ हमारा दिमाग इमेजिन करता है, और जब इमेजिन करता है तो उसकी पिक्चर पीछे बनती है और वो पिक्चर सेव होती जाती है। तो जब हम कोई चीज़ लिख लेते हैं तो वो चीज़ हमारे यहाँ सेव हो जाती है, वो स्थिर हो जाती है। तो हमें भी एक विश्वास होता है कि हमने ये पढ़ लिया है और ये हमें आ भी गया है, क्योंकि उसकी पिक्चर है। तो इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है, और लिखने से ही आपका एग्जाम लिखने पे ही टिका। अगर आपको खूब सारा पढ़ा दिया जाए लेकिन आपकी लिखने की प्रैक्टिस नहीं है तो अंततः आप वहाँ जाके तो अभिव्यक्ति नहीं कर पाएंगे, प्रदर्शन नहीं। तो आपका सारा ज्ञान आपके अंदर तो है लेकिन वो अभिव्यक्त में नहीं आ रहा। इसलिए जब भी हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के साथ 4-5 चीज़ें स्टार्ट में कह देते हैं कि आपके पास A4 साइज का पन्ना होना चाहिए, उस पन्ने में 2 तरफ लाइनें पड़ी हों। अगर वो आपने लाइन वाली खरीद ली तो ठीक है, नहीं तो आप लाइन डालिए, और जो कुछ भी जितना भी आप नोट्स बना रहे हैं वो उसी फॉर्मेट पे बनाइए, जिससे कि आपके हाथ को पता हो कि 150 शब्द कहाँ खत्म होता है, 250 शब्द कहाँ खत्म होता है। तो दिमाग नहीं लगाना हो, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास स्वतः होनी चाहिए, और ये प्रैक्टिस से होता है। तो पूरा का पूरा जो नोट्स बनेगा वो भी उसी फॉर्मेट पे बनेगा। तो इससे क्या है कि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा कि आपके पास पन्ने नए आ गए। आप 1 पेन का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ भी 1 पेन का इस्तेमाल करिए, 3 पेन का इस्तेमाल मत करिए। यहाँ पर भी ब्लू या ब्लैक का इस्तेमाल करिए, यहाँ पर भी एक ही पेन से आप अंडरलाइन करिए, एक ही पेन से आप जो कुछ करना है सब एक ही पेन से करिए। क्रिएटिविटी भी करिए तो हल्के हाथ से नहीं, ऐसा करिए कि सदा हुआ हो। तो ये जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस वहाँ फिर प्रदर्शित हो जाएगी। तो सब कुछ एक साथ लेके चलते हैं ऑप्शनल में, लिखना, पढ़ना, समझना और प्रैक्टिस। ठीक है जी। और बैच के बारे में? बैच के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि 6 मई से हम लोगों का बैच जो है वो आपके ऐप पे आ चुका है। एक इंट्रोडक्शन की क्लास हो गई है, आप उसे जाके देख भी सकते हैं। और साथ ही साथ अभी इस बैच में आपका एडमिशन हो रहा है। 15,999 रुपया ये फीस है, तब जब आप AP लाइव कोड का इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं तब, या फिर ये कोर्स आप लेते समय किसी भी फैकल्टी का आप कोड लगा के ये बैच आपको मिल सकता है। 6 मई से शुरू है और अभी भी इसमें केवल एक क्लास हुई है, और जो कि आपको रिकॉर्डेड देखने को मिल सकती है।
तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, तो ये थी पूरी बातचीत PSIR को लेकर, और PSIR से संबंधित जितने भी आपके मन में दिमाग में प्रश्न आते हैं वो सब मैंने कोशिश किया कि अमरिंदर सर से पूछ लिया जाए। बाकी अगर कोई प्रश्न हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट में लिख दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि किसी और वीडियो के माध्यम से, या फिर उस पर आपको सिर्फ एक काम करना होगा कि अगर कोई ऐसा कमेंट आता है जिसमें रिप्लाई की जरूरत है तो वो रिप्लाई आप खुद ही कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और ये भी करवा दीजिएगा कि इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने बैच का जो लिंक है उसको भी पिन करवा दीजिए। बिल्कुल। तो मुझे उम्मीद है कि आपके मन में जो भी कंफ्यूजन्स हैं PSIR ऑप्शनल को लेकर, और आपने बहुत बार मुझे भी मैसेज किया था और तमाम फैकल्टीज के पास मैसेज आए थे कि कब से शुरू हो रहा है, तो 6 मई से शुरू हो चुका है, पहला बैच लॉन्च हो चुका है और आने वाले समय में भी बैचेस आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, फर्स्ट बैच में ऑलरेडी हम लोग ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं, तो आप फिर भी अभी कुछ दिन एडमिशन्स होंगे। तो अगर आपको एडमिशन लेना हो तो आप वही प्रोसेस अपनाइएगा जो P2I बैच में है। अच्छा, P2I बैच एक बार टाइमिंग जरूर बता देना चाहिए, क्योंकि एक आध सवाल ये भी आया है कि P2I बैच में सर हमें है तो ऑप्शनल कैसे पढ़ेंगे। 7 मई से ही P2I के भी बैच शुरू हुआ है और 6 मई से आपका ये ऑप्शनल शुरू हुआ है, तो वो भी एक बार क्लियर कर। बिल्कुल, देखिए P2I बैच जो है वो हम लोगों का उसका टाइम बिल्कुल फिट है कि या तो मॉर्निंग में 8 बजे से लेके 11 बजे तक चलता है, या फिर अगर आप इवनिंग बैच में जाते हैं तो वो 6 से लेके 9 बजे के बीच का होता है। जबकि ऑप्शनल जो है, कोई भी ऑप्शनल जो हमारे प्लेटफॉर्म पे है वो 1 बजे से लेके 4 बजे के बीच में चलता है। तो आप P2I के बैच से आप या इवनिंग बैच में हो या मॉर्निंग बैच में हो, आप ऑप्शनल के लिए आपके लिए बीच में पर्याप्त समय मिलता है, तो आप ऑप्शनल के लिए जुड़ सकते हैं और पैरेलल आप अपना GS का P2I बैच और ऑप्शनल का अपना बैच कर सकते हैं। तो ये कंफ्यूजन भी नहीं रखना है, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी बातचीत करने के लिए अमरिंदर, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपने सवाल जरूर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। नमस्कार। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।